तो उनसे किसी को शक हो गया क्रांतिकारियों में, तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं मुखबिर हूं। उसने फिर पूछा क्रांतिकारियों की तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं मुखबिर हूं। उन्होंने कहा, अब जैसे उनके मुंह से मुखबिर निकला सारे लोग उनको मारने दौड़ने लगे। लेकिन तब तक पंडित जी ने कहा कि यार इसके जो हाव भाव इस व्यक्ति के हैं उससे लग नहीं रहा कि मुखबिर है। तो उन्होंने पूछा भाई तुमसे मुखबिर का मतलब मालूम तुम्हें? वो मराठी के बहुत अच्छे जानकार थे और उर्दू थोड़ी बहुत बहुत हल्की उनको आती थी और अंग्रेजी के वो अच्छे जानकार थे, रामकृष्ण खत्री। अब उनको दुविधा भी है कि इसको हम लोग मुखबिर कह रहे हैं, बहुत सीधा छोड़ करके कह रहा मैं मुखबिर हूं, हाँ मैं मुखबिर हूं, हाँ मैं मुखबिर हूं। बड़ी दुविधा में पड़ा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि एक बात बताओ, तुमको मुखबिर का मतलब मालूम है? तो उन्होंने कहा मुखबिर का मतलब मैं मुखवीर हूं, मैं आगे बढ़ के लड़ा था, मुखवीर, बड़ा वीर हूं, मुखवीर। बात बताया गया आपको कि भाई नहीं, उर्दू में मुखबिर का मतलब होता है जो जासूसी करता है। तो मैंने इसमें और भी घटनाएं बहुत सी, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा वीर गति वाली घटनाओं से चीजों से आपसे नहीं परिचित कराया, क्योंकि वो सब आप लोग सुन चुके होंगे, ना जाने कितनी बार बहुत से विद्वान इस पोडियम पे आए होंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा अकादमी के सचिव तरुण राज जी से कि हमारे दोनों अतिथि अनिल कुमार जी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और राजेश जायसवाल जी को मंच पर लेके आए और दीप प्रज्वलन करा की संध्या के लिए दर्शक। और जहां आपको लगे आप लोग तालियां बजाइए, जहां और एक बार की बात है, बलिदान की बात चल रही है, तो आप सब लोग बैठ जाइए आराम से। बलिदान पर एक मोमबत्ती जो है, उस जो अंदर का धागा है, उससे एक बार मोमबत्ती और धागे में एक बात चली। तो धागे ने बड़े गर्व से कहा, मोमबत्ती से जो ऊपर का मोम होता है, मोम से कहा कि जलता तो मैं हूं, तू क्यों रोती है? तो मोमबत्ती ने बहुत बढ़िया सा जवाब उस धागे को दिया कि जिसको इतने साल तक अपने सीने में सहेज कर रखा, उससे बिछड़ने के गम में होती है। दीपक जल जाता है तो ऐसा अभी भी भारत में लगता है कि हम भारतीय हैं और परंपराओं का निर्वाह हम कर रहे हैं। सेंट्रल स्टेज में सर थोड़ा सा आ जाए सर, सेंट्रल स्टेज में आ जाए। हम आपको पहले शीट हम लोग कराना चाह रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा तरुण जी से कि सर का विद्वत फूलों के द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब राजेश जायसवाल जी का विधिवत अभिनंदन, स्वागत। जिस नाटक को बहुत अच्छे होने की उम्मीद होती है, सर अभी 2 मिनट सर आपके चाहेंगे सर। तो हम लोग एक काम करते हैं कि उस नाटक के निर्देशक को पहले ही जानते हैं बहुत अच्छा नाटक होगा, तो हम लोग उसका अभिनंदन पहले ही करा देते हैं। मैं शुभम तिवारी जी से अनुरोध करूंगा जो कि इस नाटक के निर्देशक हैं, कृपया मंच पर आए और हम उनका अभिनंदन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले प्रतीक चिन्ह द्वारा मैं कहूंगा कि सर प्रतीक चिन्ह भेंट करें सर। और तरुण जी से मैं अनुरोध करूंगा कि शॉल के द्वारा शुभम का और फूलों के द्वारा राजेश जायसवाल जी। सर अभी
आपने उसको सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है, विद्वत अगर शब्दों से आशीर्वाद भी दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। दो शब्द। पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को सबसे पहले शुक्रिया कि इतने बढ़िया कार्यक्रम के लिए मुझे आयोजित किया यहाँ पर, और जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ मेरी वो शाम बहुत ही शानदार शाम रही है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरी शुभकामनाएं इस प्ले को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और फिर से आज़ादी के विषय में वही एक भाव हमारे सभी के मन में जागृत करने के लिए, जो भाव आज से करीब 73 साल पहले और उससे पहले जितनी भी प्रोसेस रही आज़ादी आने की, वो भाव जो रहे थे हमारे मन में, उन्हीं भावों को जागृत रखने के लिए उसी आज़ादी के एक भाव को हमारे सारे मन में रखे और हम उसी को अपनी अक्षुण्ण रख सकें और आगे भी उसी काम कर सकें, ऐसी आशा के साथ और उसी जिज्ञासा और उसी उत्कंठा के साथ इस प्ले को देखने के लिए मैं भी तत्पर हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी की शाम उतनी ही शानदार गुजरे, ऐसी मेरी इच्छा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस अब नाटक आपके सामने है। 9 अगस्त 1925 को जो डकैती बढ़ी, उस डकैती से लेके फिर आगे का इतिहास बदला, उसके साथ हम रूबरू हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, आज इस नाटक को देखते हुए ये जरूर याद रखिएगा कि आप हंसते खेलते नौजवान 23 साल 24 साल 25 साल के वो नौजवान फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। वो लंबा जी सकते थे, वो जीना चाहते थे, लेकिन उनको मालूम था कि उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत इस देश में फैली निराशा को खत्म कर सकती है, और उनका यही मकसद था। दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। बिस्मिल की इस नस्ल का यह हिस्सा इस नाटक का शीर्षक बना। ये नाटक 1921 जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था और पूरे देश में एक निराशा का माहौल था, और उससे लेकर 1931 के एक सफर जब भगत सिंह लोगों को फांसी हो गई, उसके बीच के दौरान की कुछ घटनाओं को दिखाता है। यहाँ पर इसके 70 मिनट की प्रस्तुति में आज 19 दिसंबर तक की घटनाओं को केवल समेटा गया है। 1925, 1927 के कुछ दृश्य हैं और बीच में एक दृश्य 21वीं सदी का भी है। हमने एक सर्वे किया था और बड़ी तादाद में पाया कि लोग हमारे क्रांतिकारियों को पहचानते नहीं, बहुतों के तो नाम भी नहीं जानते हैं। ऐसे में हमने इस नाटक में प्रतीकों के मामले में कुछ प्रयोग किए हैं। जैसे भगत सिंह की हमने कैप का इस्तेमाल करवा दिया, जबकि वो बाद की घटना है जब वो फरारी काटने दुर्गा भाभी के साथ जा रहे थे। कुछ और भी प्रयोग कर रहे हैं हमने, लेकिन हमारा पूरा का पूरा तथ्य उस शोध पर, उनकी ऑटोबायोग्राफी पर ही बेस्ड है, जो उन्होंने खुद लिखी या खुद कानूनी रूप से कहीं दर्ज है। संगीत नाटक एकेडमी, संस्कृति विभाग और उसके तमाम सहयोगी कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद। कल्चर फैक्ट्री ट्रस्ट की ओर से ये प्रस्तुति
दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। बंद कर दो ये सब, वरना तुम सबको परमानेंट जेल में डालूंगा और वहीं सड़ा दूंगा। सही तो कह रहे हो हुजूर। जुलूस जुलूस शाम को और बगावत की बातें रात को करनी चाहिए, इससे कामयाबी और बरकत बनी रहती है ना। और तब ये हमें खुला भी रखेंगे, जिससे हम ताजे रहेंगे और सड़ेंगे भी नहीं। क्यों देसी हुजूर साहब? मजाक समझ रखा। इन्हीं शाहजहांपुर की गलियों में तुम्हारे जैसे 4-5 फांसी पर लटकाए जा रहे हैं और कितनों का काला पानी उम्र है तो जुर्माना अलग से। और तुम्हारा भी वही हाल कर दोगे ना तो ये सारा हंसी ठट्ठा निकल जाएगा। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये नाटक नटकी, अभी पैर पे पड़ जाओगे। धमकी मत दो, 4 मरेंगे 40 नए तैयार हो जाएंगे। वो हमारे भाई हैं, साथी हैं, शाहजहांपुर के शहीद कहलाएंगे, शान से मरने वाले, और हम उनके वारिस बनेंगे। हम तुम्हारे जैसे सरकारी टुकड़ों पर पलकर अपने ही देश के नौजवानों पर जोर दिखलाने वाले नहीं। हम तो शांतिपूर्ण प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। अपनी ही मुल्क, अपनी ही गली में इतना हक तो हमें मिलेगा ही कि हम गीत गा सके। या इन गीतों से डरती है तुम्हारी हुकूमत? हम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। मारो सालों को। जाग जाग उठ जाग, जाग जाग उठ जाग,
ये वही शाहजहांपुर है जहां 1857 की क्रांति का हीरो अहमदुल्ला शाह मारा गया था, जो दुनिया में कहीं न हारने वाली फौज को लखनऊ और फैजाबाद में शिकस्त देकर आया था। मौलवी को फांसी की सजा हुई, कितने ही जिलों में घुसने पर पाबंदी, मगर सब धरा का धरा। अब इधर फैजाबाद की कमान मिली राजा मान सिंह को, उधर मौलवी अपने जिगरी दोस्त राणा बेनी माधव सिंह के साथ में मोर्चा खोले हुए थे। लखनऊ की बेगम हजरत महल गुरु बख्श सिंह के साथ में जीत कर आगे बढ़ चली थी। रानी लक्ष्मीबाई, बच्चे को अपने संग पीठ पर बांधकर जंग में उतरने वाली नायिका। नाना साहेब, तात्या टोपे, मंगल पांडे, राजा देवी बख्श सिंह और तो और बहादुर शाह जफर, जिनके बच्चों के सर काट कर अंग्रेजों ने थाल में दे और वो दूर रंगून में केवल इस मुल्क की मिट्टी में दफन होने की आरजू में तड़प। पढ़ा है आपने 1857 का इतिहास, वो किस्से, वो लाखों कुर्बानियां, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के धोखे और बेइंतहा जुल्म की कहानियां, हमारे पुरखों, हमारे अजदाद का लहू दफन इस मिट्टी, हमारे पूर्वजों की चिताएं यहीं सुलग रही। जो इतिहास नहीं जानते वो भविष्य नहीं कर सकते। बाकी जिंदा रहने को तो सभी काट ही लेते। सब न सही, चंद नौजवान तो हैं जो इस ब्रिटिश सरकार की हलक में अपना हाथ घुसेड़कर अपना हक खींच लेने की ताकत रखते हैं। जाग जाग उठ जाग, जाग जाग उठ जाग, जाग जाग उठ जाग, लिख अपनी गौरव गाथा। कम पड़े शीश नहीं वीरों के, नहीं सूखी सरिता बलिदानों की। तेरे मरुस्थल को आज जरूरत है, खेत और खलिहानों की। जाग जाग उठ जाग, जाग जाग उठ जाग। Hey bro, what's up? Fine brother, as always. Hey listen, you told me about the plan of going to abroad. What about that? What? Abroad! Hey abroad मत बोल यार, London बोल, London. That's a good plan. I know that. Okay wait. Dollar सस्ता हो गया ना? Yeah. US जाओ. And they have got some good shit, you know. I know you naughty man. Cheers to that. Woo! Sorry for this cultural shock and showing you the scene from today's reality. A complete contrast. पता नहीं, शौक दरअसल आजादी का वो दौर देखकर लग रहा है या ये दृश्य। बात सही या गलत की जरा भी नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं, मगर क्या पूरे भारत के सभी नागरिक ये जश्न मना सकते हैं? नहीं ना। तो आजादी का क्या मतलब हुआ? यथा इसे आज हम सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कैरियर कोचिंग से नहीं जान पाएंगे। कैसे मुमकिन है 100-150 बरसों के लाखों लोगों के संघर्ष को बस फास्ट फूड की तरह बिता देना? आज की बुलेट ट्रेन
या सुपर स्पीड प्लेन में भी कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने में जितना वक्त लगेगा, उतने में आप आधी दुनिया के देशों में पहुंच सकते हैं। और तब जब बलूचिस्तान के आगे से ढाका के मीलों आगे था, उधर अरुणाचल प्रदेश की घाटियों से कच्छ के समंदर और मद्रास के तटों तक देश एकजुट था। सब सारे फर्क मिटाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि आजादी से प्यारा कुछ नहीं। वो तुलसीदास जी कहते हैं ना, पराधीन सपने हो सुख ना है, अर्थात दूसरों के अधीन सपने में भी सुख नहीं है। तो जरा सोचिए, कैसे वो मामूली और गरीब घरों के लड़के इतनी कम उम्र में देश भर के इनकलाब को पढ़ते होंगे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते होंगे, मिलते होंगे, संगठन बनाते होंगे। मतलब क्या तो कमाल था, क्या तो जुनून था। बिरसा मुंडा जैसे आदिवासियों का संघर्ष जो तीर कमानों से लड़े, मजदूरों और किसानों के संघर्ष, 1857 की तैयारियां, अखबारों और किताबों का निकलना, जब्त होना, असहयोग आंदोलन की निराशा, काला पानी की सजाएं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन दल का गठन, पूरी टीम का पकड़े जाना, फिर आजाद के साथ भगत सिंह की टीम का जुड़ना, लाहौर केस, सैंडर्स कांड, फिर इन सब की फांसी। इनकी डायरीज, इनकी चिट्ठियां, इनके ख्वाब, क्यों और कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, उसकी बहसें। कई धाराएं थी, आपस में नाइत्तेफाकियां थी और बहसें भी। रास्ते अलग थे, मगर एक दूसरे के लिए इज्जत थी, सम्मान था और नियत पर सबकी ही भरोसा। मुझे शर्म आती है, हम और हमारे दोस्तों ने बहुतों के तो नाम तक नहीं सुने हैं, जबकि कहा जाता है जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य नहीं बना सकती। खैर, पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है। फिलहाल 1925 में हुए काकोरी एक्शन को डकैती मत समझिए। ये डकैती और व्यक्तिगत हिंसा के रास्ते को छोड़कर एक संगठन, एक समाज के निर्माण का सपना तैयार हो रहा था। 1927 में लखनऊ में चल रहे 18 महीने लंबे मुकदमे के फैसले आ चुके थे। उधर भगत सिंह लोग आगे की जिम्मेदारी ले चुके थे, इधर इन्हें छुड़ाने की प्लानिंग भी होती रहती। एक छोटे से कस्बे शाहजहांपुर के नौजवानों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर बिस्मिल की अगुवाई में इतिहास रच दिया था। यह एक्शन करने से पहले बिस्मिल 3 किताबें लिख चुके थे, जिसमें से पहली है अमेरिका की आजादी और दूसरी सोवियत रशिया के इनकलाबियों के बारे में। हो सके तो बिस्मिल की आत्मकथा जरूर पढ़िएगा। 17 दिसंबर तक वो जेल की कोठरी में ही लिखते रहे। क्या तो नौजवान था वो बिस्मिल भी। मैं बिस्मिल बोल रहा। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे शहर शाहजहांपुर, जिसकी मिट्टी में खेलते हुए हमने जाने क्या क्या सपने देखे थे। वो बिस्मिल आज उसी शहर में भूखा प्यासा बेहाल भटक रहा है,
जिसके पास भी जाओ वो सरकार के डर से कन्नी काटता है, साथ ही एक एक पैसे को मोहताज हैं। आजादी के सारे सपने बिखर रहे हैं। कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊं, और कभी कभी मन करता है इस पूरी दुनिया को आग लगा दूं। कभी मन करता है चुपचाप अपनी माँ की गोद में हमेशा के लिए सो जाऊं। माँ, मैं तुम्हारा बेटा बिस्मिल बोल रहा हूँ। बिस्मिल। बिस्मिल तो है। आजाद भाई, चंद्रशेखर आजाद भाई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इस तरफ है, मिल गए, आइए। तुम सब यहाँ? आजाद, ये क्या बचपना? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? वरना हम सब एक साथ पकड़े जाए। अरे तुम्हें या फिर मेरी भी मुखबरी हो गई। उस बचपने की गिरफ्तारी को भूल जाइए। आजाद ना तो कभी पकड़ा गया है और ना कभी पकड़ा जाएगा। और ये मुखबिरी वाली बेहुदा बात आपने कैसे कह दी पंडित जी? अगर कहीं ईश्वर है तो वो जानता है कि मुखबिर आजाद का नाम सुन भर लें तो अपनी खबर भूल जाते हैं। हफ्ते भर से आपकी कोई सूचना नहीं मिली, उन गुप्त जगहों पर भी आप नहीं आए। शाहजहांपुर के साथियों से पता चला कि आप काफी परेशान हैं। मिलना जरूरी लगा तो हम आपको ढूंढने निकले। मैं थक रहा हूं मेरे भाई, थक रहा हूं। इतनी मेहनत से खड़ा किया गया संगठन जैसे बिखर रहा है। रोज जिले जिले के साथियों के संदेश से आते हैं, उनके खाने तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अरे कितने युवा तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश को आजाद कराने के लिए जुड़े थे, और कितनों की तो नई नई गृहस्थी है। उनकी 1 जून की रोटी भर का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। जिन्होंने वायदे किए थे वो असहयोग आंदोलन तक तो जी खोल के चंदा दिए, अब पीछे हट गए। मैं मांगते मांगते थक चुका हूं मेरे भाई, मैं थक चुका हूं। आपकी हालत देखकर लगता है 2 दिनों से आपने कुछ नहीं खाया। भूखे हम भी बहुत। अभी मेरे पास इस बंदूक में 6 गोलियां। चबाने को तो उन्हें चबाया जा सकता, लेकिन दांत में दर्द बहुत होगा और कब्ज भी हो जाएगा गुरुदेव। दादा, ये मेरे पास 3 रोटी बनी हुई है। एक परिचित के यहाँ गया था तो बनवा लाया हूँ। बासी हैं पर हम सब खा सकते हैं। बस 3 रोटियां ही काफी होंगी। कहते हैं रोटी अगर चबा कर खाओ तो बड़ी मीठी लगती है। एक काम करो, जंगल है, नींबू करौंदा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तुम ढूंढ कर लाओ। तब तक हम यहीं बैठते हैं। आ गए। लेकिन सबको बराबर की रोटियां मिलेंगी, ना किसी को ज्यादा और ना किसी को कम। इन अंग्रेजों को भगाने के बाद एक बराबरी का समाज बनाना है। लेकिन गुरुदेव थोड़ा जल्दी करिए, अगर कोई दूसरा ग्रुप आ गया तो आधी आधी तो छोड़िए, टुकड़ा टुकड़ा रोटी भी हिस्से में नहीं आएगी। दूसरा ग्रुप? अब कौन सा ग्रुप? आजाद, क्या मसला है? पूरी फौज है क्या? कुछ और साथी आपको ढूंढने निकले, आपकी चिंता हुई और हमने सोचा इसी बहाने छिपने छुपाने फरारी होने का भी अभ्यास हो जाएगा। वो अपने सान्याल बाबू क्या कहते हैं? फील्ड वर्क। फील्ड वर्क। तो शायर बाबू के साथ में आपको 2-4 लोग और ढूंढने निकले।
तो तुमने अशफाक को भी काम पे लगा दिया। अरे वो मासूम है, परेशान हो रहा होगा। और कौन कौन है? और जो भी हूं, फिलहाल इन रोटियों पर हक हमारा है। और मुझे मालूम है वो दोपहर को शाहजहांपुर से भोजन करके निकले थे। रोटियां खाते। ये लो, ये लो, लीजिए, लीजिए। तुम लोग रोटियां खाओ। अरे अशफाक भाई, पलटन इधर है अपने। आजाद भाई, आपने तो डरा ही दिया था। कैसे? आज बड़े दिनों बाद हम सब बिना किसी मीटिंग या एक्शन के साथ बैठे हैं। आज बिस्मिल और अशफाक भाई की शायरी और कविता सुनी जाए। तो फिर किसी एक्शन का प्लान ही बना लेते हैं। यहीं पकड़े गए तो अफसोस तो नहीं होगा कि शायरी सुनने के जुर्म में काला पानी और 10 साल की सजा हो गई। अरे भाई शायरी और जरा तरन्नुम में। अरे वाह, शायरी और तरन्नुम में हो रही है तो गुलाब जामुन हमारी तरफ। गुलाब जामुन? हाँ मिलेगा, मगर सबसे पहले अपने आजाद बड़ी मेहनत करते हैं भैया। ये लीजिए महोदय, ओनली फॉर यू। तो तुमको पता नहीं है, दुनिया के मशहूर बावर्ची आजाद भाई ने कहा कि रोटी ज्यादा चबाने से बड़ी मीठी हो जाती है। कहा है ना? बिल्कुल सही। तो भैया वैसे ये भी मुंह में जाते ही और थोड़ा चबाते हुए लबलबा जाएंगे शुगर से। मगर ये है कि ज्यादा मत चबाइएगा, वरना क्या कहते हैं ससुरा? अरे मधुमेह। हाँ, मधुमेह ना हो जाए आपको। कहाँ फिरते फिरेंगे जंगल में? अच्छा सुनिए भैया, सुनाइए शायरी और कविता। खा के शुरू करेंगे क्या? हुजूर, शायरी होता है शायरी और कविता कविता। अब बनारसी तो इन बंगालियों से भी आगे निकल गए हैं। भाई अशफाक बिल्कुल सही कह रहा है। इन अंग्रेजों को भगाने के बाद एक पढ़ा लिखा समाज बनाना है। जैसे खुद इनको पता था कि शायरी होती है शायरी। अच्छा ठीक है भैया, शायरी और कविता शुरू करिए। हाँ, शुरू करिए। महफिल बैठी है यहाँ पे, ठीक है? एक मिनट, शायरी कविता सब बाद में। मैं ये कह रहा था कि आज अपने साथ एक दो नए साथी भी जुड़े। ऐसे में अगर बिस्मिल भाई अपने सफर का हवाला दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्यों आजाद? बिल्कुल। खासकर वो मैनपुरी एक्शन से। सुनाइए ना पंडित जी। सुनाइए ना बिस्मिल भाई। अशफाक मैं एक मामूली सा ही लड़का था, मामूली घर का मामूली लड़का, पढ़ाई लिखाई से दूर भागने वाला। पिताजी खूब कूटा करते। एक बार तो इतना कूटा गया कि लोहे का गज तक टेढ़ा हो गया। क्योंकि मुझे हिंदी में ऊ लिखना नहीं आता। उससे उल्लू वाला ससुराऊ तो हम लिख दे। देखो यू। घर से पैसे चुराना, नॉवेल खरीदना, गजलें पढ़ना और सस्ता साहित्य भी पढ़ना, और तो और भांग खाना और सिगरेट तो बेहिसाब पीना सीख लिया। फिर एक दौर मेरी माँ और मेरे गुरु सोमदेव जी का मुझ पर गहरा असर हुआ। सब छूट, यहां तक नमक भी छोड़ दिया था। फिर इसी बीच मिले मेरे क्रांतिकारी गुरु गेंदालाल दीक्षित जी। वाह, क्या कमाल का व्यक्तित्व था। मैनपुरी एक्शन के नायक थे वो। ये एक पहला ऐसा एक्शन है जिसमें एक भी मुख्य व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। जो मुखबिर बना उसे गेंदालाल जी खुद ही जेल से लेकर फरार हो गए।
और खुफिया पुलिस वालों की इतनी बेइज्जती हुई कि उन्हें आम माफी देनी पड़ी, और उसी आम माफी में मैं भी रिहा हुआ। लेकिन मेरी जिंदगी तो देश की आजादी के नाम हमेशा के लिए गिरफ्तार हो गई। बस एक ही धुन, कैसे भी अपने देश को आजादी दिला सकूं। पंडित जी, फिर आपके गुरु गेंदालाल दीक्षित जी का क्या हुआ? गेंदालाल जी की मृत्यु बहुत ही त्रासद रही है। उनकी इच्छा थी कि उनकी मौत गोली से हो, एक युद्धरत क्रांतिकारी की तरह, मगर मैंने उनके सपने को मरने नहीं देने का प्रण कर लिया। क्रांतिकारी नौजवानों का अखिल भारतीय स्तर पर सुगठित दल बनाना, ताकि वो सिर्फ अंग्रेजों को ही ना भगाए, बल्कि आने वाली भारत की तस्वीर को भी सामने रखे। सबको बराबर का अधिकार हो, जाति धर्म स्त्री पुरुष का भेदभाव ना हो, मनुष्य मनुष्य पर शोषण न कर सके, एक लोकतंत्र हो, एक जनतंत्र हो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का यही तो मकसद है। जाति धर्म, छुआछूत, सांप्रदायिकता, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और उन अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत। स्त्रियां हमारे दल में भी नहीं, उन्हें जोड़ने में कई अड़चने आती। अब जैसे उनकी सुरक्षा का मसला। नहीं आजाद, हमने कभी कोशिश भी नहीं की, वरना रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल से लेकर बंगाल की कितनी क्रांतिकारी औरतें अंग्रेजों से लोहा लेती रही हैं, और बदलेगा। तुम्हें पता है, मेरे खानदान में पहली पीढ़ी है जहां मेरी बहनें जिंदा हैं, वरना इसके पहले तो बेटियां मार दी जाती थी। पंडित जी, आप इतने अनुभवी हैं, तब के निकले, फिर आपकी उलझन क्या थी ये समझ में नहीं आ रहा। उलझन ये है कि जोशीली छापामार, उत्तेजक कार्रवाई से जन संघर्ष और आजादी मुमकिन नहीं। जोश में शामिल हुए लोग अपनी कमजोरियों से उभर ही नहीं पाते, वे धोखे देते हैं, मुखबिर बनते हैं। आप भी तो बचे थे। हाँ, एक बार की बात है, मैं ध्यान पर बैठा ही था, तभी मेरे साथी ने मुझ पर गोली चला, बाल बाल बचा, मन उचटा रहा। पंडित जी को तो ऐसे ऐसे धूर्त, पाखंडी, लोभी, लालची आदमी मिले कि इन्हें मारने तक की योजनाएं रखी। हमें अपने संगठन, अपने दल को इसीलिए बहुत संभल कर चलाना होगा। अगर गलती से एक भी लालची, क्रोधित, लंपट और कायर आदमी दल में आ गया तो पूरा संगठन बर्बाद है, समझो। तानीवाला ने एक थी माछ पूरे पोखर के दूषित करे, मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये बंगाली बिना मछली के जिक्र के तो रह ही नहीं सकते हैं। क्यों सान्याल बाबू? तो आप कार्यकर्ताओं और संगठन की बदहाली से परेशान हैं। पुराने तौर तरीके, लूट डकैती आपने खुद ही छोड़ देने का निर्णय लिया, और वो फैसला बिल्कुल सही था। नहीं आजाद, शायद तुम अभी भी समझे नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, किताबें लिख लूं, छपवा कर बेच लूं, मैंने पहले भी किया है, मगर इन सबसे इतना पैसा नहीं आता कि दल को चलाया जा सके। क्रांतिकारियों के पास चना खाने भर का भी कुछ नहीं है, एक समय का सत्तू, वो भी 2-2 पैसे का। एक भी ऐसा धोती कुर्ता नहीं है जिसमें दर्जनों भर छेद ना हो। लंगोट पहनकर, अंगोछा लपेट कर तो हमारे क्रांतिकारी दिन काट रहे हैं। ये सब देखकर दिल फट जाता है। वैसे अब हम अमीरों को लूट कर डकैती वाले काम नहीं करेंगे, नाहक उसमें हत्याएं होती हैं। हम हत्यारे नहीं, क्रांतिकारी हैं। तो करेंगे क्या? कोई तो उपाय निकालिए। भाई संगठन तो चलाना है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक उपाय है, उसी की उलझन है। अगर तुम लोग सहमत क्या हो, उपाय? हम सरकारी खजाना लूटें। अरे गोली मार दी जाएगी। ना किसी की हत्या, ना किसी को धमकाना। अरे सरकार हमारी दुश्मन है, सरकारी पैसा हमारा। एक बार मैं रेल से जा रहा था, तभी गार्ड के डिब्बे में देखा एक लोहे का संदूक होता है, उसमें थैलियां भर भर के पैसा डाला जाता है। करीब 10 से 12 लोगों की जरूरत होगी। जंजीर खींचकर ट्रेन रोकेंगे और संदूक लेकर फरार। और इससे हमारे दल की आर्थिक समस्या का भी समाधान होगा। हाँ। सरकार को चुनौती मिलेगी सो अलग, और उन्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तान के युवाओं का खून अभी गर्म है और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर तय रहा, सरकारी खजाना लूटा जाएगा। गर्दिश के तार
किरदारों को भी ये रोशन करके जाएगा। साथी हौसला जिंदा रखो ये जीना सिखलाएगा। गर्दिश के तारों को भी ये रोशन करके जाएगा। साथी हौसला जिंदा रखो ये जीना सिखलाएगा। कदम दर कदम तुझको साथी मिलेंगे, सरकश कराने वो पार्टी मिलेंगे। नुक्कड़ पर भी आग जलती है यारो, संभालो इन्हें इंकलाब मिलेंगे। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी लश्कर बढ़ता जाएगा। साथी हौसला रखो सिखलाएगा। नहीं मिलेगी लश्कर बढ़ता जाएगा। साथी हौसला जिंदा रखो ये जीना सिखलाएगा। समेटो कि चलना बड़ी दूर तक, बड़ी दूर तक। मुक्ति की लड़ाई और हक के लिए छालों से सजना बड़ी दूर तक। छालों की कसम बड़ी दूर तक का सपना जाएगा। साथी हौसला जिंदा रखो ये जीना सिखलाएगा। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, इंकलाबी हुक्म में सियासत चलाओ, चलाओ चलाओ के बुझने न पाए। मिटा दो गरीबी, मिटा दो गुलामी, मिटा दो सितम करके बचने न पाए। जिसने जुल्म किए चुके मारा जाएगा। साथी हौसला जिंदा रखो ये जीना सिखलाएगा। आगे का रास्ता सोचना होगा। हर एक्शन में कुछ चूक, कुछ प्लान की विपरीत संभावनाएं तो होती ही हैं, क्योंकि प्लान आप करते हो, मगर घटना के समय कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। सुना इन सब एहतियात के बाद भी एक आदमी हीरो बनने निकला है और ट्रेन पर फायरिंग करने में, जबकि खुद अंग्रेजी पुलिस वाले, देसी सिपाही, यात्री, गार्ड सब चुपचाप खड़े थे। हाँ, कोई महिला डरी हुई थी, तभी उसका पति बाहर निकला और उस बेवकूफ आदमी की गोली उसको जा लगी। अब इसका इल्जाम तो क्रांतिकारियों पर आएगा ना। अब हम लोग तो उस वक्त थे नहीं और ये सब बातें सुनी सुनाई है, और जब जेल में मुकदमा चलेगा, वकील वगैरह से मुलाकात होगी उन साथियों की, तभी सारा सच बाहर आएगा। ये तय है कि सरकार कोई ना कोई गवाही या बयान करवा के उनमें से 4 से 5 लोगों को फांसी या उम्र कैद करवा ही देगी। भगत, हम कह रहे थे उन्हें जेल से छुड़ाने की कोशिश भी करोगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। हमारे बचे कुचे साथी भी मारे जा सकते हैं। हमें उनके पक्ष में बहुत लिखना होगा ताकि हम जज और सरकार पर दबाव बना सकें। विद्यार्थी जी, मैं सब पहले सोचकर तय कर चुका हूँ। फिलहाल मेरी चिंता कुछ और भी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि सब के सब पकड़े जा चुके हैं, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद भाई को छोड़कर। तो अब आने वाले समय में हम सबको इस दल की जिम्मेदारियां उठानी होंगी। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी पुरानी गलतियों से, उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखना होगा और दुनिया भर के इनकलाबियों को, उनकी क्रांतियों को पढ़ना होगा, उनसे जाकर मिलना होगा, क्योंकि अब बस आज़ादी हमारा मकसद नहीं है। आज़ादी के बाद क्या और आज़ादी किसके लिए, पूरी विस्तृत परिकल्पना हम देश और दुनिया के सामने रखेंगे, ताकि दुनिया हमें इन अंग्रेजों, इन पिट्ठुओं के मार्फत सिर्फ बंदूक चलाने वाला डकैत और लुटेरा ना समझे, और ना ही गांधी जी के कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाए
कि हम सिर्फ कुछ जोशीले भटके हुए नौजवान हैं। लड़ना है तो पढ़ना होगा, किताबों में डूब जाना होगा। मैं कानपुर यूपी में कुछ दिन बिताकर या पंजाब निकलूंगा। मुझे वहां भी नए और पुराने साथियों से मिलना है, और आप सबको मेरे बारे में कीर्ति और अन्य पत्रिकाओं के लेखों से पता चलता रहेगा। नाम नहीं इस्तेमाल करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुकदमे में 1.5-2 साल तो लग ही जाएंगे। तो तब तक हम सब जमकर खूब तैयारी करेंगे। हम बिल्कुल नए हैं और हमें ही इस दल को बचाना होगा। आज की ताजा खबर काकोरी कांड करने वालों का गुणगान करने वाला लेखक गिरफ्तार। झूठे नाम से लिखता था लेख, असली नाम भगत सिंह। पंजाब के नौजवानों में लिख लिख के कर रहा था प्रचार। पढ़िए आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, पढ़िए आज की ताजा खबर। अजीत सिंह के घर का लड़का है ना तू? तेरा खानदान शुरू से ही बगावत का अड्डा रहा। इतनी सी उम्र और इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखता है या फिर करने भी लगा है? सर आप लोग सेवा करने का मौका ही कहाँ देते? लिखने भर से तो उठा लाते हैं आप लोग। तूने ही पंजाबी किताब कीर्ति में उन काकोरी कांड वालों की बवाही लिखी है ना? घर से भागकर कानपुर में या बवालियों के साथ में भी जुड़ा हुआ था। क्या नाम था उस पत्रकार का? गणेश शंकर विद्यार्थी। सुना उसके साथ प्रताप अखबार में भी लिखता रहा था। कभी हिंदी, कभी उर्दू, कभी अंग्रेजी, कभी पंजाबी, कभी कानपुर तो कभी पंजाब। इतना बड़ा घनचक्कर है तू। सच सच बता, ये सब चक्कर क्या है? कितने नाम है तेरे और किन किन नामों से लिखता है? सर आप इतने बड़े ऑफिसर हैं और जो आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ सर? मैं तो लाहौर नेशनल कॉलेज का एक मामूली सा विद्यार्थी हूँ जो पढ़ लिख के अपने देश को जानना चाहता है। देश को बदलना तो क्रांतिकारियों का काम है। इतनी सी उम्र और इतनी ज्यादा होशियारी। तूने इस बागी शचींद्रनाथ सान्याल की किताब का पंजाबी में तर्जुमा किया था, जो यहाँ नौजवानों में कुछ ज्यादा ही पढ़ी जा रही है। सान्याल तो सजा याफ्ता है, अभी कुछ दिन पहले ही रिहा हुआ और फिर जुट गया इन सब में। सुना उसने एक ही दिन में द रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी नाम का पर्चा पूरे भारत में बंटवा दिया था, और वो काकोरी कांड में भी सजा पाया। इन सारे कनेक्शन में तू कहाँ शामिल है? कहीं तू उस आजाद के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ? ये आजाद का मखत कभी पकड़ में नहीं आता। देख, बड़े बुजुर्ग की तरह समझा रहा, ये आजाद कभी खुद नहीं पकड़ा जाएगा और तुझे मिलेंगी सिर्फ सलाखें। सच सच क्या है, क्या खिचड़ी है, सच बता। बोल। सब के सब तो जेल में है साले, सिवाय इस आजाद को छोड़कर। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन दल चला कौन रहा? तू इतना पिद्दी सा है और इतने बड़े बड़े लेख लिखता है। ये सब तू ही लिखता है, कोई और तुझसे लिखवा रहा? किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं कर रहा? सर आपको तो इतना मालूम है कि कहीं सीआईडी वाले आप ही को ना पकड़ ले। ये अंग्रेज किसी पर भरोसा नहीं करते सर। और हाँ, आप तो खुद भी एक हिंदुस्तानी हो। और बाकी ये इश्क विश्क शादी मोहब्बत हम जैसे बेरोजगारों की किस्मत में कहाँ है सर? हम तो बस कुछ पढ़ लिख के नौकरी की तलाश में। बहुत भाग है तू, ऐसे नहीं सुधरेगा। अभी तेरे लिखने के कारण तुझे गिरफ्तार किया है। ज्यादा सबूत नहीं है हमारे पास, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई, तो इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक निकलेगा, क्योंकि तू जज्बाती नहीं, कम बोलता है,
हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी सहित कई जुबानें जानता है। दुनिया भर को पढ़ा है तुमने। तू दीवाना, पता चला मुझे। 12 बरस की उम्र में तू जलियांवाला बाग की मिट्टी भर कर लाया था। तेरा चाचा अजीत सिंह, भारत माता सोसाइटी वाला, सूफी अंबा प्रसाद का दोस्त, ईरान और तुर्की तक इनकलाब फैलाने गया था। क्या से क्या हुआ इस देश में, लोग घरों से गांव से निकल नहीं पाए। वो जब किसान नेता बना तो लाला लाजपत राय के साथ अंग्रेजी हुकूमत ने उसे बर्मा भिजवा दिया। तेरा बाप किशन सिंह, अंग्रेजी हुकूमत ने उसे नेपाल से गिरफ्तार किया था। आखिर है तो तू उसी खानदान का, लक्षण तो दिखने ही थे। कहते हैं कि उगते हुए कांटों की मुंह बहुत तीखे होते हैं, और एक दिन तू बहुत गहरा चुभेगा हुकूमत को, क्योंकि तू होश वाला है, जोश वाला नहीं। तो इन सब में सबसे ज्यादा आगे जाएगा। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। बाकी अपना क्या, हम तो नौकरी वाले हैं, निभाते रहेंगे फर्ज। चलना बड़ी दूर तक, सीने में भरना बड़ी दूर तक, मुक्ति की लड़ाई और हक के लिए पाँव चारों से सजना बड़ी दूर तक। चालों की कसम दूर तक आंखों सब न जाएगा, साथी हौसला जिंदा रखो ये जीना। 14, 15, 16, 17, 18, 50, 55, 600, 3000, 6, 7, महाराज रोशन सिंह जी, अब इस उम्र में बंगाली सिक्के क्या करिएगा भैया? अरे आपको तो फांसी में चढ़ना है? देखिए बाकी सब लोग भी पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। अरे आइए, थोड़ी बदकही करिए, आइए। हाँ तो उस्ताद जी, शिकल तो देर कोरबोरे विकल भालो, यानी बेड़िया पहनकर ही हम तुम लोगों को बेकार कर देंगे। वाह, क्या कविता लिखी है नजरुल साहब ने। मैं कल शाम तक इसे पढ़ना सीख जाऊंगा, फिर आगे के जितने भी पत्र और पाठ हो हम ही से पढ़वाइएगा। अरे बिस्मिल भाई, ठाकुर साहब को फांसी वासी नहीं हो। अरे वकील तक तो कहते हैं इन्हें 2-4 साल की कैद होगी, पढ़ने दीजिए ना। ये भाई साहब हिंदी, उर्दू, बंगाली तीनों के प्रोफेसर बने। और हम सब की फांसी के बाद अलग अलग भाषा में यही शोक पत्र भी लिखा करेंगे। क्यों ठाकुर साहब? भाई बाहर भगत सिंह लोग इसीलिए तो 3-4 लोगों को छुड़ाने की योजना बना रहे हैं जिन्हें फांसी हो सकती है। तुम्हारी सब हो यहाँ बड़का क्रांतिकारी, हम कहते हैं ट्यूशन पढ़ने लाए ससुरे अंग्रेज। बच्चा एक दूसरे में नाराज होकर मन ना खराब कर। आज कौन सी तारीख है बताओ? 5 अप्रैल 1927। हाँ तो कल 6 अप्रैल 1927 को अंग्रेज हैमिल्टन हमारे मुकदमे का फैसला सुनाएगा। अब कल के बाद पता नहीं क्या हो। तो आओ आज इस अंग्रेज सरकार को एक और पटकनी दे, आज अपनी अदालत खुद लगाते। वैसे भी खेलने कूदने के दिन तो भूख, संघर्ष और इन कमबख्त अंग्रेजों से लड़ने में बीते। खैर, अरे कहाँ खो गए? चलो अदालत लगाते। चलो भैया, हम यहाँ जज बनेंगे हम, अर्दली बनेंगे हम। ओए जज, अगने बैठे हो क्या? जजमेंट करना है नीचे। तो हैमिल्टन हकता नहीं था जजमेंट? फाइल नीचे करके करेक्टर में
कैरेक्टर। पहला मुकदमा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हाजिर हो। वाह क्या एक्टिंग है ये। यानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो भारत को इतने दयालु, इतने 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 दयालु, अबे बैठ जाओ, अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराना चाहते, इसलिए इन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। इन्हें तब तक लटकाया जाए जब तक रस्सा टूट न जाए। दूसरा मुकदमा सचिंद्र नाथ सान्याल का। सचिंद्र नाथ सान्याल हाजिर हो। हुजूर हुजूर माई बाप, हमारे साथ जरा नरमी से पेश आइएगा। वो क्या है ना, हमारी गृहस्थी जरा कच्ची है, हमें फांसी पर लटकाइए मगर रस्सा टूटने तक ना लटकाइए, आवा का हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, आप इतना कह रहे तो ठीक है। ऐसा करते हैं कि आपको 4 से 5 बार लटका दिया जाता है, लेकिन क्या करें, हम बहुत बड़े वो हैं, दयालु दयालु हैं, इसलिए हम आपको काला पानी की सजा सुनाते हैं। गई बंगाली मछली पानी में। तीसरा मुकदमा ठाकुर रोशन सिंह का। ठाकुर रोशन सिंह हाजिर हो। बैठे रहिए, बैठे, आप बुजुर्ग बैठे रहिए। ठाकुर रोशन सिंह, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आप सीधे तौर पर बमरौली की डकैती में शामिल भी नहीं थे, आपने बस खबर इधर से उधर करी, इसलिए आपको दयालु जज 5 साल की सजा सुनाते हैं। के बच्चे, फैसला सुनाने की तमीज भी है? मैं क्या कद्दू गोइये बैठ के रहूं क्या जो 5 साल की सजा होगी? इस पंडित बिस्मिल को फांसी और मुझे सिर्फ 5 साल की सजा। बेटा जज, सही से फैसला सुनाओ और सही सजा मुकर्रर करो, वरना तुम्हारा सारा वो दयालु, हाँ दयालुपन यहीं के यहीं निकाल दूंगा। बेवकूफ कहीं के। नहीं बात तो गलत है, सच में गलत बात। जज साहब, अबे जज जज साहब, हम आपसे माफी चाहते, मगर ये मुल्जिम ठाकुर रोशन सिंह, इसने चलती हुई अदालत की मानहानि की, इसलिए अब जो इनकी सजा है वो 15 दिन और बढ़ा दी जाएगी। फांसी ना होना मेरी बेइज्जती है, मैं नहीं खेलूंगा ये खेल। बार बार हमें कहीं मारा जाता। अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अरे भैया, आज उसकी भी जरूरत तीखी तीखी है। इलाही आज गोरी की तबीयत तीखी तीखी है। इलाही आज उसकी भी जरूरत तीखी तीखी है। वतन की
आबरू का पास देखे कौन करता है। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मंगल में हमारा इम्तिहान होगा। सुना है आज मंगल में हमारा इम्तिहान होगा। सुना है आज मंगल में हमारा इम्तिहान होगा। अरे वाह, आज तो सभी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर आए। लग रहा है सभी दोनों की बारात आज एक साथ निकलेगी। ठाकुर रोशन जी की लाल पगड़ी तो देखो भाई, जच रहे। अरे भाई, आज हम सब बाराती हैं। देखो, कल मिले ना मिले, ये लो, आज हम सब लोगों को इत्र लगाकर चलना है। इतना कि पूरा रास्ता, पूरी अदालत ही नहीं, पूरा मुल्क हमारे जज्बात से महक उठे। आज एक बड़ी बारात में खाना आएगा और हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। राम दुलारे और सुरेश चंद भाई, आप दोनों अपनी निगरानी में आज के सामूहिक भोज का इंतजाम करेंगे। अरे सनल अच्छी आई क्या भाई? इलाही आज गोरी की फीकी है। इलाही आज उसकी भी जरूरत फीकी फीकी है। इलाही बिस्तरों की सलवटों का हाल होता है। इलाही खुशबुओं की धड़कनों का ताल टूटा है। इलाही आएगा वो दिन जो गोरी बीच में होगी और उसको घेर कर चलता थिरकता कारवां होगा। इलाही
और अपना आसमां होगा, और अपनी ही ज़मीं होगी, और अपना आसमां होगा, अपनी ही ज़मीं होगी, और अपना आसमां होगा, इलाही आया होगी, और अपना आसमां होगा। जो कुछ भी होगा, जो कुछ गलत और निकलना होगा, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। पहले सुनो तो सही सुबह सा 14 साल की साथी क्या हमको तो सब क्रांतिकारी अपने बिस्मिल्लाह। तुम गलत मत बोलो, कुछ नहीं। अरे वो देखो पंडित बिस्मिल जी आ गए हैं। वो देखो सचिंद्र नाथ सान्याल आ रहे हैं। अरे पाजी वो देखो, ओए अपने राजे लाड़ी जी। अरे उठ के देखना, अरे अस्पाक भाई भी है। फांसी नहीं लोगी लोगों नहीं नहीं कुछ नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो हम इसके लिए लड़ेंगे। ये अन्याय है। साइलेंस। सभी बिल्कुल चुपचाप रहें। 115 पेज का ये जजमेंट सभी बहसों सबूतों को ध्यान में रखकर तैयार हुआ है, जिसे सुनाने का वक्त आ गया है। मुलजिम प्रणवेश को 4 साल कैद की सजा, राम दुलारे त्रिवेदी, प्रेम किशन खन्ना और रामनाथ पांडे को 5 साल की सख्त कैद। बहुत सख्त है भाई, बहुत सख्त। सुरेश भट्टाचार्य, विष्णु शरण दुबलीस को 7 वर्ष की सख्त सजा। महान कृपा हुई आपका। योगेश चंद्र चटर्जी, गोविंद चरणकार, मुकंदी लाल, रामकिशन खत्री और राजकुमार सिन्हा को 10 वर्ष की सख्त कैद। मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल की सख्त सजा। गुप्ता जी फिर से हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। साइलेंस। सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन काला पानी की सजा सुनाई। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा का हुक्म दिया जाता है। अरे वो जट्टे बच्चे देख, मुझे भी फांसी हुई है। क्यों पंडित बिस्मिल, अकेले जाना चाहते थे? मगर ये रोशन सिंह आपका आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ेगा, साथ ही जाएगा। हैफ जिस पे हम तैयार थे मर जाने को, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना
तमन्ना अब हमारे दिल में है, हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। मैं शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, मैं तेरे ऊपर निसार, मैं तेरे ऊपर निसार। ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। भारत माता के रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, जो भी हमने किया स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने हमारी प्रशंसा करें या निंदा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की दाद देनी पड़ी। लोग कहते हैं कि हमने देश में आतंकवाद को फैलाना चाहा। ये सरासर गलत है। बहुत दिनों तक मुकदमा चलता रहा। हम में से बहुत से लोग बहुत दिनों तक आजाद रहे और कुछ लोग अभी भी आजाद हैं। हमने या हमारे किसी भी साथी ने हमें नुकसान पहुंचाने वालों पर गोली तक नहीं चलाई। हमारा यह उद्देश्य था ही नहीं। हम तो आजादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानव कलंक की याद विशेषणों से संबोधित किया, जबकि हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलाई थी, और चलाई थी गोलियां बच्चे, बूढ़ों, स्त्री पुरुषों पर। इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने इन भाई बंधुओं को किस विशेषण से संबोधित किया? तो फिर हमारे साथ ये सुलूक क्यों? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के हो, देश के काम में साथ दो, व्यर्थ आपस में न लड़ो। रास्ते चाहे अलग अलग हो, लेकिन उद्देश्य सबका एक है। सभी रास्ते एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। तो फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों? एक साथ आकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो और देश को आजाद करो। मैं वो खुशकिस्मत मुसलमान हूं जो देश के लिए फांसी चढ़ा, इस यकीन के साथ कि आने वाली नस्लें अमन, मोहब्बत और बराबरी के रास्ते पर चलकर इस सरजमी को रोशन करें। हमारी दोस्ती, हमारे भाईचारे को याद करके हमारी कुर्बानियों पर भी चर्चा करें। अंत में सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आजाद हो, मेरे भाई खुश रहे। आपका भाई अशफाक। शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, मैं तेरे ऊपर निसार, मैं तेरे ऊपर निसार। ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है, बाजुए दे बता देंगे तुझे आसमां है, तुझे हम नबी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है, बाजुए सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की देंगे तुझे आसमां है, तुझे आसमां। हम नबी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय मातरम, मातरम, मातरम। आप लोगों ने तो सारे नारे लगा लिए, एक बार अब ये लोग आपका साथ नारे में नहीं देंगे, आप लोग इनके लिए जोर से तालियां बजाएंगे। एक मान्यता ये भी है कि अगर जगत नारायण मुल्ला जो उस समय सरकारी वकील थे और लक्ष्मी शंकर मिश्रा जो बाद में इन्हीं कारणों से सरकार के घालमेल से उनको फिर वकील और प्ली में खड़े हो गए, वो ये माना जाता है कि आपस में घालमेल करके उन्होंने फिर बाद में सजा करवा दी इनको सबको, खासतौर पर बिस्मिल को, और नहीं तो शायद सरकार ये मुकदमा हार जाती। ये क्षमता थी उन लोगों की। दरअसल क्या था कि जवान लोग थे, 23-24 साल की उम्र थी, 4 जर्मन मेड माउजर पिस्टल मिले थे डकैती के वक्त उनको, और बहुत अद्भुत तरीके की पिस्टल्स होती थी। तो उसमें से एक इनको 14 साल की सजा हुई थी, मनमथ नाथ गुप्त को। मनमथ नाथ गुप्त को इतना ज्यादा उत्साहित थे उन रिवॉल्वर्स को देख के कि उनके हाथ से वो गोली चल गई थी और उसको लग गई थी। ये मनमथ नाथ गुप्त ने अपने इंटरव्यू में, करीब 2000 में उनकी डेथ हुई है दीपावली के दिन दिल्ली में, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, आकाशवाणी के इंटरव्यू में कहा कि गलती मुझसे हो गई, हालांकि उधर से भी फायर हो रहा था इसलिए। तो खैर ये आप लोगों ने जो किया, तो मैं अगर आप लोगों का परिचय कराऊं तो मजा नहीं आएगा। आप लोग अपना अपना नाम लेते जाइए और परिचय आप लोग को वैसे ही होता जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर्स इनके आप देख चुके हैं
और सारे कैरेक्टर्स ऐसा मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कौन बिस्मिल है, कौन चंद्रशेखर है, कौन भगत है, कौन आजाद है। ऐसा लग रहा था सब सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो धीरे धीरे नामों से तारा मैं महेंद्र हूँ। मैं शिवम सिंह, आदर्श सिंह, मैं शुभम, उदय सिंह, अमन कुमार, आशुतोष, धनंजय यादव, योगेश श्रीवास्तव, सौरभ शुक्ला, अभिषेक यादव, अमित सिंह, शाहरुख हसन, रविंद्र यादव, किरण कुमार सिंह, इधर माइक दे दो, माइक इधर सचिन अच्छा ममता शुक्ला, पल्लवी सिंह, आप लोग भी आगे आ जाओ। शहीद मेकअप पे थे, आप भी मेकअप पे थे। अरे म्यूजिक इसका बहुत बढ़िया था, बहुत खूबसूरत था। आप लोग आगे आ जाओ। अनुज कवि ढोलक पे संतोष जी, महेंद्र इनके साथ हो रहे थे, और बाकी भी लोग पीछे और हैं। गुंजन जी, लकी, और इतने खूबसूरत नाटक को ना कि उस तामे जामे के साथ, ना उस पे कोई बहुत ज्यादा जोर करके कि इतने इंटेंस सीन बनाओ, ये बनाओ, केवल उतना बढ़िया कोरियोग्राफ किया था शुभम ने। तो इसके निर्देशक शुभम तिवारी। शुभम, लाइट से देवाशीष, भारतीय कश्यप, और ये जितनी वर्कशॉप थी इसके निर्देशक थे भारतीय कश्यप, अपूर्वा, पूर्वा नरेश, पूर्वा नरेश नहीं, अच्छा शुभम, अब आप तो एक काम कीजिएगा, आप ये ना कहिएगा कि मेरा नाटक सब कुछ बोल चुका है। आप इस नाटक को सोचने में और लिखने में और करने में आपको क्या महसूस हुआ, ये बताइए। नाटक लिखा मैंने नहीं, और बाकी कुछ चीज़ें जो कि अगर जवाहरलाल की किताब आप लोगों ने पढ़ी होगी, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, तो वो बहुत ही पॉपुलर किताब है और वो पढ़ी हुई है। तो नाटक लिखा तो किसी और ने, समीता जी ने लिखा है। बाकी डायरेक्शन मेरा था, और जो चीज़ें थी कुछ कमियां भी थी, उसको अगली बार हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो था नाटक वो भी सामने था। काफ़ी हम लोगों ने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया था, और 20 लोगों की 25 लोगों की टीम होती है, और मेरा उतना भी तजुर्बा नहीं है थिएटर में कि मैं 20 साल से 30 साल से थिएटर कर रहा हूँ। 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बस वो सामने था। तो बाकी आपको जैसा लगा उससे नवीन कुछ कहना? और लाइट से नीतीश भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब आए, और कल इसी मंच पर पुनः कार्यक्रम में आपका हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शपथ।